हेलो दोस्तों, लेट्स क्रैकेट की मैगज़ीन एनालिसिस सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। विज्ञान प्रगति मैगज़ीन अगस्त 2021 की आप लोगों के सामने है। 30 रुपये की मार्केट में मैगज़ीन आपको अवेलेबल हो जाएगी। बट मुझे लगता है आपको इसको ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आर्टिकल्स काम के हैं वो मैंने आपको यहाँ पर पढ़ा दिए हैं। देखिए 60 पेज मैगज़ीन में थे और टोटल 20 पेज भी काम के नहीं थे, ठीक है। तो 20 पेजेस के अंदर से जो कुछ निकल करके आता है मैं इस मैगज़ीन के अंदर इंक्लूड कर दिया है। ऑलराइट, उसके बाद इसकी जो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो पीडीएफ आपको नीचे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। अब ये एनोटेड पीडीएफ है, ये भी आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी। तो हम यहाँ पर अपने जो आर्टिकल हैं उनको शुरू करते हैं कि कौन कौन से खास आर्टिकल यहाँ पर हो जाते हैं जो कि हमारे परीक्षा के कुछ हद तक काम के हो सकते हैं। साइंस रिपोर्टर मैगजीन जुलाई 2021 की आ चुकी है, अगस्त 2021 की आने वाली है, ठीक है। तो उसके लिए भी आपको वेट करना पड़ेगा। इन सभी चीज़ों की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिलती है। लाइक शेयर सब्सक्राइब, फेसबुक वगैरह सब अपने आप देख लेना। पहले आर्टिकल की तरफ चलते हैं और पहला आर्टिकल आपको मिलेगा। ये एक लेडी हैं, ठीक है, एक गर्ल है। और यहाँ पर अगर हम देखें, इनका नाम है शिरीषा बांदला, ठीक है जी। नाम याद रखना। नाम क्यों याद रखना है वो मैं बताता हूँ आपको। मैगज़ीन के अंदर से नहीं पढ़ना कि आपको नाम क्यों याद रखना है। क्यों? देखिए, आपको सिर्फ इनके बारे में ये 4 पॉइंट याद रखने हैं। ये आंध्र प्रदेश में बॉर्न हुई हैं और इंडिया के, ठीक है, इंडिया में आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश के अंदर ये पैदा हुई थी। इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट हैं, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली देखें तो इंडो अमेरिकन आपकी एक तरीके से एस्ट्रोनॉट हो गई। अगली चीज़ अगर हम इनके बारे में देखें तो ये वाइस प्रेसिडेंट हैं ऑफ द गवर्नमेंट अफेयर्स एंड रिसर्च ऑपरेशन फॉर वर्जिन गैलेंटिक। वर्जिन गैलेंटिक स्पेस एजेंसी है, ठीक है, और प्राइवेट स्पेस एजेंसी है उसकी, ये आपको मिलेंगी वाइस प्रेसिडेंट। और अभी अभी वर्जिन गैलेंटिक का यूनिट 22 मिशन यहाँ पर गया, इन्होंने उसके साथ उड़ान भरी, ठीक है। तो ये आप देखें, इनके बारे में इतना याद रखना है। अब हम इनको पढ़ क्यों रहे हैं, ठीक है। अब हम इनको पढ़ क्यों रहे हैं ये तो समझ लो आप, ठीक है। तो इनको हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि इंडिया की साइड से अभी तक सिर्फ 4 ही लोग हैं जो अंतरिक्ष में गए हैं। एक है राकेश शर्मा, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, एंड चौथे नंबर पर आपको मिल जाएंगी ये शिरीषा बांदला। ओके, तो इन चीज़ों को याद रखना। अभी ये पॉइंट यहाँ पर बन जाता है कि ये शिरीषा बांदला जो है वो चौथी इंडियन एस्ट्रोनॉट बनी जो कि अंतरिक्ष पर गई, ठीक है। तो हाँ जी, ये पॉइंट बिल्कुल सही हो जाएगा। ये तीसरी लेडी बनी, ठीक है, याद रखना। एक लेडी आपकी कल्पना चावला हो गई, दूसरी सुनीता विलियम्स हो गई और तीसरी शिरीषा बांदला हो गई, ठीक है। तो थर्ड लेडी हैं लेकिन फोर्थ एस्ट्रोनॉट हैं, ठीक है, इंडिया की साइड से अंतरिक्ष में जाने वाली। बस इतना आपको याद रखना था। ये टीम है जो वर्जिन गैलेंटिक यूनिट 22 मिशन पर गई और इसमें आप ये देख सकते हैं कि ये आपकी इंडियन ओरिजिन शिरीषा बांदला मिल जाएंगी। इतना याद रखने की आपको ज़रूरत है, बाकी आप इनके बारे में कुछ ना पढ़ें, ठीक रहेगा। अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं और विश्व जल सप्ताह यहाँ पर मनाया गया। कब? 23 से लेकर के 27 अगस्त 2021 को। और यहाँ पर बेसिकली अब आर्टिकल तो बहुत मतलब यूपीएससी के पर्पज़ से नहीं दिया गया था, बट आपको ध्यान रखना है बूलर झील के बारे में जो कि आर्टिकल के अंदर दिया गया था। एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म यहाँ पर रिलीज़ की गई जिसका नाम है सेविंग द सेवियर। और ये एक लड़का है, ये लड़का क्या है कि बूलर झील के अंदर जो प्लास्टिक है, ठीक है, जो प्लास्टिक है उस सबको यहाँ पर इकट्ठा करता था और अपने परिवार का जीवन यहाँ पर चलाता था, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, फिल्म का नाम है सेविंग द सेवियर। बहुत सारे अवार्ड इसको मिल चुके हैं। यहाँ पर वूलर झील के संरक्षण के बारे में इसको बताया गया है। इससे 2 काम हुए, पहला तो वूलर झील का संरक्षण हो गया, दूसरा जो ये जो लड़का है जिसकी डॉक्यूमेंट्री में कहानी बिल्ला रखा गया है इसका नाम, ठीक है। तो बिल्ला जो यहाँ पर आपका ये लड़का है, इसने वूलर झील को साफ़ कर दिया और साथ ही वहाँ से जो प्लास्टिक वगैरह निकली उसको बेच करके अपने घर का काम भी यहाँ पर चलाया। तो इसके बारे में अगर हम देखें तो आपको अब कुछ नहीं पढ़ना, जो कहानी थी मैंने आपको बता दी, ठीक है, सफिशिएंट है। बात कर लेते हैं थोड़ी सी वूलर झील की। तो वूलर झील आपको मिलेगी कि एशिया की ताज़े पानी की बड़ी झीलों में से एक है, लेकिन भारत की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील है। पॉइंट है, याद रखना, कश्मीर में स्थित है, खुईहामा और अजाज बन की तलहटी में, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों जो फॉरेस्ट हैं उनका नाम भी आपको याद रखना है। वूलर झील की गहराई लगभग 6 मीटर के करीब है और उथली झील है, ये भी याद रखना, ज़्यादा गहरी नहीं है। उत्तर कश्मीर के बांदीपोरा और बारामूला डिस्ट्रिक्ट में ये जो है वो आपको फैली हुई मिल जाएगी, ठीक है। लेट्स से दिस इज़ द जम्मू एंड कश्मीर एरिया, तो आपको इस एरिया के अंदर यहाँ पर ये आपको मिल जाएगी वूलर झील। एरिया की बात करें, वूलर झील का क्षेत्रफल 217 वर्ग किलोमीटर था, याद रखना था। 2011 में आपके 58 वर्ग किलोमीटर के दलदल और यहाँ पर जोड़ दिए गए हैं, लेकिन अब ये सब एरिया याद रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब एरिया सिकुड़ करके 130 वर्ग किलोमीटर हो गया है कुल।
वेटलैंड इंटरनेशनल की रिपोर्ट के हिसाब से माने तो उन्होंने कहा है कि एरिया 157 वर्ग किलोमीटर था और ये सिकुड़ करके 86 वर्ग किलोमीटर हो गया। तो ये सब डाटा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट ये समझो कि हाँ, वूलर झील ख़त्म होती चली जा रही है। ओके, तो ये सारे पॉइंट आप यहाँ पर याद रखोगे। बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई हो रही है, बेरोक-टोक अतिक्रमण हो रहा है, अनौपचारिक तरीके से सीवेज, ठोस अपशिष्ट डंपिंग झील के अंदर की जा रही है। तो वूलर झील जो है वो 4 लाख लोगों को यहाँ पर आजीविका प्रदान करती है, उनकी लाइवलीहुड का एक कारण है। यहाँ पर लोग मछलियाँ पकड़ते हैं, सिंघाड़ों का एकत्रीकरण करते हैं, सिंघाड़े आपने खाए होंगे, ठीक है, और मछली पकड़ने का काम यहाँ पर होता है। कमल ककड़ी की खेती होती है, मछली फार्म है, सेब की खेती है, सब्जियों की खेती है। ये सब खेतियाँ डिपेंडेंट करती हैं वाटर पर, और वाटर यहाँ पर आता है फ्रॉम द वूलर लेक। ओके, तो गाय घोड़े भेड़ की चराई, उपजाऊ क्षेत्र यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है जहाँ से सेब वगैरह यहाँ पर उगते हैं। अब जब ये एरिया यहाँ पर सिकुड़ रहा है तो फिर भैया ये बताइए आप कि लोग खाएंगे क्या और पियेंगे क्या, ठीक है। ये चीज़ देखिए, इसके संरक्षण के लिए अगर हम यहाँ पर देखें 1986 में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने इस झील को राष्ट्रीय महत्व का वेटलैंड घोषित कर दिया। तो इंडिया के अंदर इसको वेटलैंड ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस यहाँ पर डिक्लेयर किया गया। याद रखना, वेटलैंड ऑफ नेशनल वर्ड मैंने यूज़ किया है, वेटलैंड ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस इसको केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने लॉन्च कर दिया। उसके बाद 1990 में रामसर इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है, ये जो राष्ट्र है दिस इज मीन टू नेशनल इंपॉर्टेंट। और दूसरी बात करें तो एक होती है आपकी रामसर साइट, रामसर साइट के अंदर इसको 1990 के अंदर डिक्लेयर किया गया था वूलर झील को वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वेटलैंड। ओके, तो ये चीज़ आप यहाँ पर याद रखें। रामसर साइट 1971 में आप यहाँ पर देखें तो फोर्स में आई, ईरान का ये शहर है रामसर, और वहाँ पर ये जो साइट है ये कन्वेंशन है, रामसर कन्वेंशन, वो यहाँ पर साइन हुई। और अगर आप देखें तो यूनेस्को के अंदर में यहाँ पर वर्क हो रहा है इसके अंदर। और आपको मिलेगा कि वेटलैंड के संरक्षण और टिकाऊ उपयोग, याद रखना, संरक्षण करना है और उनका उपयोग तो करना है, लेकिन आपको सस्टेनेबल तरीके से उपयोग करना है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उपयोग ही नहीं करना है, उपयोग को करना है, ठीक है, याद रखिएगा। के लिए अंतर्राष्ट्रीय महत्व का रामसर ये साइन यहाँ पर किया गया। तो ये जो आपकी डॉक्यूमेंट्री थी सेविंग द सेवियर, इसको बहुत सारे अवार्ड मिल चुके हैं, आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं, आपको मिलेगा भारतीय वैज्ञानिक के महर्षि आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय। तो आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय की 160वीं जयंती के उपलक्ष्य में ये आर्टिकल यहाँ पर लिखा गया है। आर्टिकल 4 पेजेस के अंदर था, मैंने इसे कोड करके यूपीएससी पर्पज से जो भी पॉइंट काम के निकलते हैं उनको यहाँ पर डाल दिया है। इनका जन्म अगर आप देखें तो बंगाल में हुआ था। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय बंगाल से एसोसिएटेड थे, कपोताक्षी नदी के तट पर हुआ था, इतना डिटेल में भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सन देखें तो आपको मिलेगी 1860-61 के करीब की। और इस समय आप देखें यूरोप में एनलाइटनमेंट आ चुका था, और जब यूरोप में आप देखें एनलाइटनमेंट आ चुका था तो नए नए जो वैज्ञानिक थॉट हैं, नए नए जो वैज्ञानिक विचार हैं वो उभर के आ रहे थे। गैलीलियो, केपलर, न्यूटन, ये सब लोग जो हैं आधुनिकता के बीज बो रहे थे। और जो आपकी चर्च की अथॉरिटी को यहाँ पर आपकी जो कुप्रथाएँ हैं, रूढ़ियाँ हैं, जो चर्च यहाँ पर गलत गलत तरीके की बातें यहाँ पर बता रहा था, उन सभी को इन्होंने खंडन किया। इन्होंने बताया कि भाई पृथ्वी गोल है, पृथ्वी चौकोर नहीं है, वगैरह वगैरह चीज़ें इन्होंने यहाँ पर देखी उस समय। इन द सेम टाइम अगर हम यहाँ पर देखें तो इंडिया के अंदर राजा राम मोहन राय जैसे आदमी यहाँ पर उभर चुके थे। आपको पता होगा 1828 की मैं बात कर रहा हूँ, जब ब्रह्म समाज वगैरह की स्थापना हुई। उसके बाद बहुत ज़्यादा एनलाइटनमेंट इंडिया में आना शुरू हुआ। नए नए आपके सोशियो इकोनॉमिक कल्चरल जो चेंजेस यहाँ पर हुए, बंगाल में भी शिक्षा, कला और संस्कृति के क्षेत्र में क्रांतियाँ यहाँ पर चल रही थी। ओके, तो ये इनकी प्रारंभिक शिक्षा दी गई है, ये इनकी उच्च शिक्षा दी गई है, नॉट इम्पॉर्टेंट। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें धीरे धीरे बड़े हुए, और बड़े होने के साथ साथ इन्होंने गिलक्रिस्ट छात्रवृत्ति यहाँ पर हासिल की। गिलक्रिस्ट छात्रवृत्ति जब इन्होंने हासिल की तो ये इंग्लैंड के लिए वहाँ से रवाना हुए। और रवाना होने के साथ जब ये इंग्लैंड पहुँचे तो वहाँ पर ये मिले जगदीश चंद्र बसु जी से, जो कि बड़े ही फेमस साइंटिस्ट इंडिया के मिल जाएंगे आपको, भारतीय वैज्ञानिक हैं, और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में उस समय वो अध्ययन कर रहे थे। ओके, इन्होंने वहाँ पर एक निबंध भी लिखा। इंडिया का स्वतंत्रता संघर्ष भी शुरू हो रहा था धीरे धीरे। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष से पहले व बाद एक प्रतियोगिता थी, वहाँ पर उन्होंने निबंध लिखा और डॉक्टरेट की उपाधि की। एसोसिएटेड थे रसायन विज्ञान से, याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण के लिए उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि यहाँ पर दी गई। और फिर ये आप देखें तो 1888 में ये यूरोप से जो है वो वापस आ गए, घर लौट आए। ओके, और रसायन विज्ञान के विकास के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। अलग अलग जगह पर इंडिया के अंदर यहाँ पर वर्क किए। हालांकि इनकी जो सैलरी थी वो बहुत ही कम थी, शायद 250 रुपये आपको महीने के रूप में यहाँ पर इनको दिए गए। तो इनका कुछ खास मन नहीं लगा, लेकिन फिर भी इन्होंने यहाँ पर आप देखें
तो काफ़ी अच्छे काम किया। 1895 में अगर आप यहाँ पर देखें तो भारत में पाए जाने में कुछ दुर्लभ खनिजों का अध्ययन कर रहे थे और इन्होंने यहाँ पर आप देखें तो मर्क्यूरस नाइट्रेट के बारे में खोज निकाला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मर्क्यूरस नाइट्रेट के बारे में इन्होंने खोज निकाला जो कि पारे का एक नया लवण है, ठीक है। और इनकी इस उपलब्धि को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया गया और जो विज्ञान पत्रिका है नेचर उसने इसके बारे में बताया। प्रोफेसर H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग ने उन्हें कहा कि नाइट्रेट्स के उस्ताद हैं आपके जो प्रफुल्ल चंद्र रॉय जी हैं, ठीक है। तो ये आपके इन्होंने कहा कि ये नाइट्राइट्स के उस्ताद हैं, तो इनको ये संज्ञा यहाँ पर दी गई, ये इनका टाइटल आपको याद रखना है। इन्होंने अपने काम के दौरान में यहाँ पर प्राचीन भारतीय रसायन शास्त्र से रिलेटेड पुस्तक उसके 2 भाग भी प्रकाशित किए और पहला मिलेगा आपको जो भाग है मतलब टोटल पुस्तक है वो मिलेगी द हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री, हिंदू रसायन शास्त्र का इतिहास। इसको 2 भागों में इन्होंने प्रकाशित किया। तो आप देख सकते हो कि कलकत्ता विश्वविद्यालय में जहाँ इनकी सैलरी बहुत ही कम थी, अपने सहकर्मियों के साथ बिल्कुल मध्य में बैठे हुए आपको मिल जाएंगे। ये हैं प्रफुल्ल चंद्र रॉय जी और आपको यहाँ पर मिल जाएंगे सत्येंद्र नाथ बोस जी भी बैठे हुए हैं और मेघनाथ साहा जी भी आपको देखे हुए मिल जाएंगे। ऑलराइट, तो ये आप यहाँ पर देखिए कि ये सब काम यहाँ पर ये कर रहे हैं और इन्होंने अपनी आत्मकथा भी लिखी। आत्मकथा का नाम है लाइफ एंड एक्सपीरियंस ऑफ अ बंगाली केमिस्ट, ठीक है, ये लिखी इन्होंने यहाँ पर। इन्होंने कहा कि भाई कलकत्ता विश्वविद्यालय के अंदर जो आपकी लैब है वो ज़्यादा खास नहीं है, तो हमें लैब को सुधारना चाहिए। तो इन्हीं की मदद से अगर आप देखें तो यूरोप की प्रयोगशालाओं का दौरा कर करके इन्होंने इंडिया के अंदर आधुनिक जो लैब्स हैं उनका यहाँ पर प्रचलन यहाँ पर बढ़ाया कि नई नई चीज़ें आपको चाहिए। ये आपको मिल जाएगा कि किस तरीके से इनका जीवन क्रम यहाँ पर चला। वैसे मैंने आपको यहाँ पर काफ़ी कुछ बता दिया है, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो 1917 में इन्होंने ऑल इंडिया साइंस रिफॉर्मेशन कॉन्फ्रेंस की भी स्थापना की और सरकार के द्वारा इनको नाइटहुड भी प्राप्त किया गया। भारतीय विज्ञान कांग्रेस के महासचिव भी चुने गए। ओके, इंग्लैंड के लिए 4थी बार यात्रा भी की इन्होंने और नागार्जुन पुरस्कार के लिए इन्होंने 10,000 रुपये का दान भी दिया। अभी इतना माइन्यूट चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए इंडियन केमिकल सोसाइटी के पहले अध्यक्ष चुने गए 1924 के अंदर। ओके, कलकत्ता विश्वविद्यालय में व्याख्याता के रूप में काम किया और इनके बारे में अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको यहाँ पर मिलेगा कि 1944 में इनकी जो है वो डेथ हो गई, ठीक है। तो ये आपको समरी के रूप में यहाँ पर मिल जाएंगी चीज़ें। उसके बाद विज्ञान रोको न विज्ञान को, उसके ऊपर ये कहानी दी गई है, ये एक कविता के रूप में आपको नहीं पढ़नी। हरित पुस्तकालय की बात कर लेते हैं। हरित पुस्तकालय का मतलब होता है ग्रीन लाइब्रेरी। ग्रीन लाइब्रेरी अगर आप यहाँ पर देखें तो नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि जब आप एक भवन यहाँ पर बना रहे हो, इस ग्रीन लाइब्रेरी को कहा जाता है ग्रीन भवन, ठीक है। तो हरित भवन भी इसको यहाँ पर कहते हैं, ठीक है। तो हरित भवन की अगर हम बात करें तो एक ग्रीन लाइब्रेरी ऐसी लाइब्रेरी होती है या एक ग्रीन भवन ऐसा भवन होता है जिसमें आप हर चीज़ जो है वो नेचर से उठाते हैं, ठीक है। आपने जो चीज़ें यहाँ पर क्रिएट की हैं, आपने दीवारें खड़ी की हैं, वो भी सब आप प्रकृति से लेकर के आए हो चीज़ें, ठीक है। तो हर एक चीज़ आपकी प्रकृति से आती है। पेड़ पौधे वहाँ पर रहते हैं, वहाँ पर लाइटिंग कम होती है लेकिन सूरज का प्रकाश बहुत तेज़ी से वहाँ पर आता है, ठीक है। तो आप जो काम करते हो सब प्रकृति में करते हो। नाम से स्पष्ट है हरित पुस्तकालय। तो ये ऐसे हरित पुस्तकालय और हरित भवन को बढ़ावा देने के लिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर की आपकी एजेंसीज़ हैं जो ऐसे काम यहाँ पर करती हैं। 2-3 के बारे में याद रखने की कोशिश करना, जैसे ऊर्जा एवं पर्यावरण डिजाइन में नेतृत्व, LEED नाम की अमेरिका में स्थित ये आपकी एजेंसी है और हरित भवन को प्रमाणित करने के लिए एक रेटिंग प्रणाली अवेलेबल कराती है। सन 2000 में विकसित किए गए थे इसके द्वारा रेटिंग प्रणाली मानक। भारत के अंदर भी आपको मिल जाएगा भारतीय हरित भवन परिषद, जो कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज दैट इज कॉल्ड भारतीय उद्योग परिसंघ ने 2001 में हरित भवन काउंसिलिंग का गठन किया था। ओके, तो ये जो आपका LEED है अमेरिका की तर्ज पर, यहाँ पर आपको हरित भवन को मानक लाइसेंस प्रोवाइड करता है। उसके बाद आपको मिलेगा एक गृहा नाम का एजेंसी या रेटिंग एजेंसी, उसका नाम है आपको मिलेगा ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिट असेसमेंट और इसको यहाँ पर बनाया ऊर्जा अनुसंधान संस्थान दैट इज TERI ने। ओके, तो 2007 में इसको यहाँ पर ये लॉन्च किया गया था और ये भी आप देखें तो 5 सितारा रेटेड इमारत जिसे हरी इमारत कहा जा सकता है, ठीक है। तो ऐसी जो हरी इमारत यहाँ पर बन रही हैं उन सभी के ऊपर ये यहाँ पर वर्क करता है, उनको लाइसेंसिंग प्रोवाइड करने का काम करता है, उनको एक तरीके से रेटिंग देने का काम यहाँ पर करता है। तो राष्ट्रीय स्तर पर मानक मिल जाएंगे डेवलप किए गए बाय द भारतीय मानक ब्यूरो और ऊर्जा दक्षता यानी कि BIS और BEE, इन दोनों ने मिलकर के यहाँ पर बहुत सारे इस तरीके के कार्यक्रम चलाए हैं। अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखने की ज़रूरत नहीं है, LEED के बारे में याद रख सकते हो। उसके बाद आगे चलें तो आपको मिलेगा डाटा माइनिंग के बारे में।
और इस आर्टिकल के अंदर आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि व्हाट इज़ डेटा माइनिंग के, तो डेटा माइनिंग की अवधारणा इन्होंने यहाँ पर दी है। इसको यहाँ पर थोड़ा सा मैंने हाईलाइट कर करके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी निकाले हैं। जैसे डेटा माइनिंग एक उभरता हुआ क्षेत्र है, जटिल पैटर्न हो, रुझान हो, उनका विश्लेषण करने के लिए डाटा के एक बड़े भंडार को स्वचालित रूप से खोजने की एक प्रक्रिया है, यहाँ पर इसको डेटा माइनिंग कहा जाता है। ये कंप्यूटर विज्ञान और सांख्यिकी की एक शाखा के रूप में है और विशाल डेटा सेट से जानकारी निकालने के समग्र लक्ष्य के साथ साथ उपयोग और आंकड़ों को एक व्यावसायिक संरचना में बदल दिया जाता है। आप समझो कि डेटा माइनिंग होती क्या है। अभी एक शॉपकीपर है, ठीक है। अब अभी कोई कंपनी है, कंपनी का कितना प्रोडक्ट किस तरीके से कहाँ पर बिक रहा है, ग्राहकों को क्या चीज़ चाहिए, ग्राहकों को किस तरीके से आकर्षित करें, ये सब डाटा इकट्ठा करना, उस सब की जानकारी निकालना, उसको डाटा माइनिंग कहा जाता है। डाटा को आप माइन कर करके उससे अपने काम की चीज़ें निकाल रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड डाटा माइनिंग, और कुछ नहीं है, ठीक है। ये सब जो दी गई हैं ये फॉर्मल डेफिनेशन है, ये आप याद रख सकते हो। 1990 से ये चीज़ें यहाँ पर विकसित होनी शुरू हुई और बेयस प्रमेय पर ये चीज़ें आधारित हैं। और आप देखें तो एवोल्यूशन ऑफ रिग्रेशन, ये सब तकनीकें हैं, ये सब कुछ फार्मूलाज हैं जिनके बेस पर डाटा माइनिंग को धीरे धीरे आपका जो बढ़ती हुई शक्ति के रूप में यहाँ पर देखा जा रहा है। डाटा माइनिंग अगर आप देखें तो डाटा सेट का आकार और जटिलता स्तर व्यापक है। तो डाटा माइनिंग तब की जाती है जब आपकी जो डाटा है उसकी जटिलता बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। डाटा माइनिंग का उद्देश्य देख सकते हो, आंकड़ों की संरचना का विश्लेषण करना, असंरचित आंकड़ों की, ठीक है, अव्यवस्थित डाटा के पैटर्न को खोजना, रुझानों, पैटर्न, सहसंबंधों को बेहतर ढंग से समझने के लिए इन सभी सूचनाओं का उपयोग करना, और अंततः ग्राहक जो कि बाजार, प्रतिस्पर्धा, इन सब चीज़ों पर आधारित है, ये भविष्यवाणी करना कि एक ग्राहक क्या खरीदना चाहता है, आने वाले समय में वो क्या खरीदेगा, ठीक है। इन सब चीज़ों को देखते हुए आपको यहाँ पर काम करना है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर देखिए कि ग्राहक क्या चाहता है उस चीज़ को निकालना ताकि प्रोडक्शन भी उसी चीज़ का करा जाए। इस चीज़ को डाटा माइनिंग कहते हैं। डाटा माइनिंग के फेजेस आप यहाँ पर देख सकते हो। प्रॉब्लम को डिफाइन करना, आइडेंटिफाई रिक्वायर्ड डाटा, किस तरीके का डाटा चाहिए उसको आइडेंटिफाई करना, फिर प्रिपेयर एंड प्री प्रोसेस डाटा को मॉडल करना, ट्रेन एंड टेस्ट, और फिर वेरीफाई और डिप्लॉय करने अपना प्रोडक्ट तैयार करना फॉर अ कंपनी मार्केटिंग। वित्तीय डाटा विश्लेषण हो, खुदरा उद्योग हो, दूरसंचार उद्योग हो, जैविक डाटा विश्लेषण हो, विभिन्न वैज्ञानिक अनुप्रयोग, अतिक्रमण का पता लगाना, स्वास्थ्य सेवाएं हो, सैन्य अभियान हो, उत्पाद इंजीनियरिंग हो या शिक्षा क्षेत्र हो, इन सभी में डाटा माइनिंग का इंपॉर्टेंस बढ़ता चला जा रहा है। कंपनी को अपनी लागत कम करनी हो, अपना राजस्व बढ़ाना हो, अपने ग्राहकों के व्यवहार में चेंज लाना हो, व्यवहार किस तरीके से चेंज हो रहे हैं उसको जानना हो, लोगों को क्या चाहिए कंपनी से वो जानना हो, सब कुछ आप डाटा माइनिंग के जरिए कर सकते हो। ये मिलेंगे आपको इसके अनुप्रयोग। ओके, तो जितना भी जटिल डाटा हो उस सभी को समझने की प्रक्रिया ये डाटा माइनिंग के अंतर्गत आ जाती है। ओके, अब आगे चलें तो ये आर्टिकल आप ये बिल्कुल भी काम का नहीं था। जीवन के काल्पनिक वैकल्पिक रसायन, ठीक है, इस आर्टिकल को छोड़ना है। CSIR की यहाँ पर बुलेटिन दी गई है। CSIR को ये मिलेगा आपको, कोल्चिसिन दवा का क्लिनिकल ट्रायल करने के लिए विनियामक को मंजूरी दी गई है। ओके, तो ये कोई ख़ास इस तरीके की आर्टिकल नहीं है कि आप इसके ऊपर ज़्यादा डिटेल में जो है वो डिस्कस करें। बट अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको मिलेगा कि ये एक दवा है, ठीक है। मैं तो फिर से कहूँगा कि इस चीज़ को यहाँ पर छोड़ सकते हो, किसी भी एग्ज़ाम में ये चीज़ें यहाँ पर नहीं पूछी जाएंगी। ओके, फिर आपको मिलेगा कि टाटा, MD, भारत और CSIR ने यहाँ पर आप देखें कोविड-19 की जांच को सुलभ बनाने के लिए सहयोग करेंगे। आप जब करेंगे जब देखेंगे। CSIR और IICT, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, इन्होंने 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज के संश्लेषण के लिए ली फार्मा लिमिटेड की प्रक्रिया जानकारी का लाइसेंस दिया। कहने का मतलब ये है कि अभी अभी ये 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज नाम की जो वैक्सीन है कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए, इसको यहाँ पर इस्तेमाल करने की अनुमति DRDO और डॉक्टर रेड्डीज़ लेबोरेटरी ने इसकी परमिशन दे दी थी और अब इसके लिए आगे यहाँ पर काम किए जा रहे हैं। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि DRDO का इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंस है और डॉक्टर रेड्डीज़ लेबोरेटरी, इन सभी ने मिलकर के 2DZ वैक्सीन को यहाँ पर सक्सेसफुल बनाया था। उसके बाद बात करें कि स्लेज डॉग्स की कहानी दी गई है, ये हमारे लिए किसी भी काम की नहीं है। समय यात्रा, किसी के सपने की कहानी दी गई थी, हमें नहीं पढ़नी, 2 पेजों की। उसके बाद अगर आप यहाँ पर मिलें तो आपको मिलेगा कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, दैट इज़ अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन की अगर हम बात करें तो इसमें आप देखें तो ये मान लीजिए
कि कोई भी सैटेलाइट है, लेट से कोई भी सैटेलाइट है, इसमें सोलर पैनल की ज़रूरत पड़ती है जिससे अंदर जो बिजली की सुविधाएं हैं वो अवेलेबल रहें, ठीक है। तो ये जो सोलर पैनल हैं ये आपकी सूरज के ज़रिए यहाँ पर अंदर बिजली भेजते रहते हैं। अब ये अगर सोलर पैनल यहाँ पर ख़त्म हो गए तो आपके उपकरण अंदर के बंद होने शुरू हो जाएंगे, आपका सिस्टम ख़राब हो जाएगा। आपका देखें तो अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में भी कुछ ऐसा ही होना शुरू हुआ, इसके जो आपके सोलर पैनल थे वो धीरे धीरे ख़राब हो गए, तो स्पेस वॉक के ज़रिए इसके सोलर पैनल जो हैं वो यहाँ पर बदलने पड़े और वो काम हमने सक्सेसफुल किया है। कोई भी पीएचडी करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ पर पर्यावरण से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, इनका लेवल आप देखें यूपीएससी का बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इनका लेवल यूपीएससी का बिल्कुल भी नहीं है, बट आप यहाँ पर करने की इनको कोशिश कीजिए। जैसे भौतिक एवं जैविक जगत जहाँ कोई रहता हो, तो रहने के लिए आप वायुमंडल जलमंडल तो कहेंगे नहीं, पर्यावरण ही हो गया, ठीक है। तो ये तो बहुत बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। ऑलराइट, तो वो ऐसी चीज़ें आपको सब यहाँ पर देखनी है। उस मुख्य कारक का नाम जो प्रदूषण उत्पन्न करता है, तो प्रदूषण तो भैया मनुष्य ही उत्पन्न कर रहा है। ऑलराइट, तो बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है, इनको बस पढ़ो, सोल्व कर लो। और यहाँ पर देखो मैंने आपको ये भी दिए हैं, ठीक है, ये इसके आंसर भी दे दिए, तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट पढ़ लो, ठीक है। इसमें कुछ भी समझाने वाला कुछ नहीं, कुछ भी समझाने वाला नहीं है, ओके। तो ये सब चीज़ें कुछ फैक्ट हैं, पृथ्वी की अनुमानित आयु क्या है, ओके। तो आपको मिल जाएगी क्या इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जैसे 5 करोड़ वर्ष इसकी पृथ्वी की अनुमानित आयु है, ये सब फैक्ट हैं। और राइट, तो बस पढ़ लो इनको। उसके बाद अगर हम आगे चलें, बस ये लास्ट है हमारा, ये लास्ट है और सिर्फ इतना ही काम का निकलता है, तो इतना ही पढ़ेंगे। और राइट, तो बेफालतू के आर्टिकल पढ़ के टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा यहाँ पर नहीं होने वाला है, इसी वजह से हम इसको सिर्फ इतना ही देखेंगे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।